स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान से पाठ 1 संसाधन और विकास। भूगोल का यह प्रथम पाठ और आपके पूरे सामाजिक विज्ञान पुस्तक का भी यह प्रथम पाठ है। आइए शुरू करते हैं। संसाधन और विकास। सर्वप्रथम इस वीडियो को देखें। दद्दू आपने वीडियो को देखा। अब आपके लिए कुछ प्रश्न। आदि मानव कहां रहता था? आदि मानव क्या खाता था? जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करता था? आग की खोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज आदि मानव के लिए क्या थी? आपके वांछित उत्तर आइए देखते हैं। आदि मानव कहां रहता था? आदि मानव कहाँ रहता था? कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों पर आदि मानव रहता था। आदि मानव क्या खाता था? फल, कंदमूल, कच्चा मांस इत्यादि खाता था। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करता था? पत्थरों से बने हथियारों तथा आग से जंगली जानवरों से अपने आप को रक्षा करता था। आग की खोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज आदि मानव के लिए क्या थी? उत्तर है पहिया या चक्का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसाधन, जो भी साधन प्रकृति ने उन्हें दिए, आदि मानव को दिए, आदि मानव ने अपने बुद्धि का, कौशल का प्रयोग करते हुए में भी आपने देखा कि किस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग कर व्यक्ति या मानव, आदि मानव ने उन्नति की और वह प्रगति के पथ पर चलते हुए विकास को प्राप्त किया और वह एक आज के मानव के रूप में पहुंचा। तो विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इससे यह पता चलता है कि दीर्घकालीन प्रक्रिया है विकास। यह रातों रात विकास नहीं होता। इस प्रकार प्रकृति के साथ मानव का रिश्ता बदलता चला गया और मनुष्य ने प्रकृति के द्वारा दिए गए चीज़ों को संसाधन बना लिया, जैसे कि हमने वीडियो में देखा। और मानव समाज का विकास होता चला गया और वह जंगलों से समुदायों में और जंगलों से दूर स्थायी निवास, कृषि करते हुए रहने लगा। इसे ही हम विकास कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने संसाधन समझ लिया और विकास भी समझ लिया। तो यह जो इस प्रकार हमारा जो पाठ है, आज का जो पाठ है, वह है संसाधन और विकास। प्राकृतिक संसाधन वे साधन जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन, बहता जल, कोयला, मिट्टी, ये वह साधन हैं जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। विकास का अर्थ, विकास का अर्थ केवल वृद्धि नहीं होता। वृद्धि का अर्थ है मूल्य में वृद्धि या लाभ में वृद्धि। केवल मूल्य या लाभ में वृद्धि हो जाना ही विकास नहीं है, किंतु विकास का अर्थ संपूर्ण प्रगति से है और यह दीर्घकालीन होता है। जैसे आपने देखा, आदि मानव से वह परिष्कृत शिक्षा ग्रहण करने तक की स्थिति में या समुदाय में रहने की स्थिति में मानव आ गया, तो इसे हम कहेंगे संपूर्ण प्रगति और हर तरफ से उसका प्रगति हुआ। इसे ही हम कहेंगे विकास और यह विकास दीर्घकालीन होता है। से अंग्रेजी में डेवलपमेंट
भी कहते हैं। विकास संसाधनों पर निर्भर है, संसाधनों पर निर्भर करता है। तो यदि हम इस त्रिकोण को विकास माने तो यह 3 प्रकार के संसाधनों से घिरा हुआ है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन। तो मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन यह दोनों प्राकृतिक संसाधन के ऊपर ही निर्भर हैं। थोड़ा सा गौर करने पर आप पाएंगे कि विकास पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक या सहायक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि व पशुपालन, द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग व वाणिज्य, और तृतीयक क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं, सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग, बीमा, गोदाम, डाक इत्यादि इत्यादि। सभी प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। सभी यह जो द्वितीयक और तृतीयक हैं, यह प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। अतः प्राकृतिक संसाधन विकास का मूलाधार है, यह हम कह सकते हैं। अब है प्रश्न, संसाधन किसका, स्वामी कौन संसाधन का? यह माना गया है कि जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति होगी। बहुत से समुदाय प्रकृति को देवी मानकर पूजा करते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सम्मान पूर्वक करते हैं, और आज भी करते थे और आज भी करते हैं। उदाहरण के लिए विश्नोई समाज। विश्नोई समाज को जो न्यूज़ में है वह है सलमान खान के द्वारा जो काले हिरण का शिकार किए हैं उसके लिए जो केस चल रहा है वह विश्नोई समाज के द्वारा ही दर्ज किया गया है। तो यह इस प्रकार विश्नोई समाज जैसे ऐसे कई ऐसे समाज और समुदाय हैं जो प्रकृति को बहुत ही सम्मानपूर्वक आज भी देखते हैं। अब है औद्योगिकरण। आज से करीब 250 साल पहले जो सबसे अन्य क्रांति, जो दूसरी क्रांति हुई, उसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जैसे कि हम जानते हैं सर्वप्रथम इंग्लैंड में यह प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इसके बाद समाज का एक बड़ा हिस्सा यह मानने लगा कि प्राकृतिक संसाधनों का जितना ज़्यादा दोहन होगा उत्पादन बढ़ेगा और मानव का और अधिक विकास होगा। जिसके पास जितने प्राकृतिक संसाधन होंगे उतना ही अधिक विकास होगा। इसके लिए औद्योगिकरण वाले यूरोपीय देश जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, मैंने अभी आपको बताया। तो इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में यह फैलता चला गया और उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक जमा करने के लिए उपनिवेश बनाना, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों पर अपना कब्जा करना या उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया, और एकमात्र उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक कब्जा करना। तो इसके लिए औद्योगिकरण के लिए यूरोपीय देश जैसे कि पुर्तगाल और ब्रिटेन और अन्य देश भी विशेषज्ञों को, जैसे कि वास्को डी गामा, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, वास्को डी गामा ही है ये वास्को डी गामा, जो यह भारत के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचे। और इस तरह से ये जो दूसरा फोटो है यह है क्रिस्टोफर कोलंबस। 9th क्लास में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। खोजी इन्होंने इस तरह के जो विशेषज्ञ थे विश्व के कोने कोने में प्राकृतिक संसाधनों की खोज में, इन्हें भेजा गया और जिन्हें हम खोजी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो ये खोजी यात्राएं का मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना और अपने धर्म का, जो ईसाई धर्म है उनका प्रसार को जांचना। पर्यावरण विज्ञान की नज़र में 1962 में अमेरिकी पर्यावरण शास्त्री व लेखिका रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक निशब्द बसंत में, जिसे हम इंग्लिश में साइलेंट स्प्रिंग कहते हैं,
में लिखा कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। इसके बाद ही वैज्ञानिकों द्वारा कीटनाशकों व रासायनिक पदार्थों के प्रभाव पर शोध प्रारंभ किया गया। तो यह चित्र जो है ये रिचल कार्सन है और यह जो किताब है उनकी साइलेंट स्प्रिंग, यह आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये 1962 में ये किताब छपी रिचल कार्सन के द्वारा। और इसी के बाद वैज्ञानिकों द्वारा एंडोसल्फान जैसे कीटनाशक प्रभाव जो दक्षिण भारत में प्रयोग किए गए और उससे किसानों को बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत हानि हुई। और ये एंडोसल्फान जो है एक कीटनाशक है जिसका उल्लेख आपकी बुक में मिलता है। अब हम देखते हैं संसाधन के प्रकार। मुख्य रूप से संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों को हम देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसे हम कहते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे कि वन ये और जीव जंतु, ये हमारे जैविक संसाधन हैं। अजैविक संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे वायु और जल, और हम ले लेते हैं लकड़ी, ये सब कोयला, ये सब अजैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। समाप्यता की दृष्टि से भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, यह नवीकरणीय संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं और स्वतः अपने आप ही यह निर्मित हो जाते हैं और इनका अस्तित्व पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये इनका भंडार एक निश्चित मात्रा में है और इनका अगर हम निरंतर प्रयोग करते रहेंगे तो यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। फिर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं व्यक्तिगत या निजी संसाधन, जैसे कि किसी का व्यक्तिगत कार है या घर बंगला है तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। फिर है सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़क, ये सब जो संसाधन हैं यह सामुदायिक या पब्लिक सार्वजनिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं जिनका प्रयोग सभी कर सकते हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को हम देखते हैं, वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से स्वतः ही नवीनीकृत होते रहते हैं, जैसे कि वन अपने आप ही नवीनीकृत होते रहते हैं और कभी ये अपने आप समाप्त नहीं होंगे। हालांकि कटाई के कारण इनकी क्षमता पर प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन यह कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे। फिर है जल भी नवीकरणीय संसाधनों में ही आते हैं। जल से जल विद्युत पैदा की जाती है। फिर है भूमि भी नवीकरणीय संसाधन है। भूमि अपनी खोई हुई उर्वरकता स्वतः ही प्राप्त कर देता है, उसे कुछ दिन तक रिक्त छोड़ने से वह अपनी उर्वरकता पुनः प्राप्त कर लेता है। फिर है लकड़ी भी नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, जिसे हम अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, यह भी नवीकरणीय संसाधन होते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बैटरी है, सोलर पैनल है, यहाँ सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ती है और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह बैटरी में संचित होती है और इसका प्रयोग घरेलू कार्यों में और अन्य कार्यों में भी, खाना पकाने में भी किया जाता है। इसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। फिर है दूसरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे पवन ऊर्जा। इसमें पवन चक्कियाँ चल रही हैं, पवन चक्कियाँ चलती हैं जिससे टरबाइन घूमता है और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो बिजली उत्पन्न होती है, वह यहाँ पर बैटरी में उसके संचित होती है और इसके बाद इस संचित बिजली का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते। यदि मनुष्य उपरोक्त संसाधनों के नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले तो उसका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वह धरती पर सतत उपलब्ध रहेंगे। ये समस्त संसाधन सतत उपलब्ध रहेंगे, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने हाथों से कई समस्याएं खड़ा कर रहा है।
वह वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और के कारण, अत्यधिक शहरीकरण के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कल कारखानों द्वारा अवशिष्ट पदार्थ, चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कारखाने से धुआं निकल रहा है और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वह नदी नालों के माध्यम से होते हुए वह फिर जल स्रोतों में जाकर के मिल जाता है और गाड़ियों और घरेलू जो भी निस्तारीकरण होते हैं, घर से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वह भी जल स्रोतों को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखेंगे चित्र में किस प्रकार से पृथ्वी मदद के लिए पुकार रही है। तो ये जो नदियों अवशिष्ट पदार्थ हैं, ये नदियों व जल स्रोतों के बहाने व अन्य साधनों से मनुष्य नवीनीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है। फिर है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। लगातार उपयोग करने पर इनके भंडार कम हो जाते हैं, वे अपने आप नवीनीकृत नहीं होते हैं और सैकड़ों वर्ष पश्चात इनका निर्माण होता है। हम चित्र में देख पा रहे होंगे कोयला और पेट्रोलियम इस श्रेणी में आते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, यह जो चित्र है स्टूडेंट, ये हैं अमेरिकी दर्शन शास्त्री माइकल ई जिमरमैन। इनका कहना है कि मानव ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है और इन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते। तो सबसे पहली लाइन जो है मानव ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है, इसको हम देखते हैं। जिस प्रकार से आपने वीडियो में भी देखा कि मानव जो है वह ज्ञान का भंडार है और मानव अपने ज्ञान का प्रयोग करके उपलब्ध जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध साधनों का उन्होंने संसाधन में परिवर्तन किया और आज भी मानव जो है विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करके उसे संसाधन में परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि मानव के पास वो कुशलता है। तो मानव अपने बुद्धि और कुशलता का प्रयोग करके संसाधनों को या साधनों को प्रयोग के लायक बनाता है, तभी उसे संसाधनों में परिवर्तित कर देता है। तो मानव ज्ञान जो है वह सबसे बड़ा संसाधन है। अगर मानव ज्ञान नहीं होगा तो वह विभिन्न साधनों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जमीन के अंदर बहुत से ऐसे अयस्क खनिज पड़े हुए हैं, यदि ज्ञान से उसको बाहर ना निकाला जाए, उत्खनन ना किया जाए तो वह बेकार है, उन्हें संसाधन की श्रेणी में हम नहीं रख सकते। जब अंदर है तो जब वो बाहर आएगा तभी वो संसाधन कहलाएगा। दूसरी जो है वह है, देखते हैं जो ई जिमरमैन ने कहा है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यह भी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मानव अपने बुद्धि कौशल से साधनों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और संसाधनों को आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे उसे आवश्यकता पड़ती है वह आवश्यकता से ही नए आविष्कार करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं और मनुष्य ही यह कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मानव ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है और संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये दोनों ही कथन अमेरिकी दार्शनिक माइकल ई जिमरमैन, जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका यह वक्तव्य है। पर्यावरणीय शोध प्रकार्य, प्रकृति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। यह प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय शोध प्रकार्य कहते हैं, क्योंकि पर्यावरण ही हमको अपने विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं वो हमें उपलब्ध कराता है। फिर है टिकाऊ विकास, ऐसा मार्ग जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके, जिससे जो विकास होगा वह विकास टिकाऊ विकास कहलाएगा। यदि पर्यावरण को हम नुकसान न पहुंचाएं और उनके संसाधनों को हम प्रयोग करें लंबे समय तक स्वस्थ रखते हुए, तभी हम उसे ऐसे विकास को ही हम उसे टिकाऊ विकास कहेंगे, परमानेंट होगा ये। शुद्धिकरण क्षमता, सिंक कैपेसिटी, पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को एक सीमा तक अवशोषित करने की क्षमता होती है। इस क्षमता को ही हम शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कोई जीव जंतु जंगल में मर जाता है तो आप देखेंगे 2 दिन में ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो गायब हो जाएगी, हड्डी तक एक छोटा सा एक हिस्सा भी उसका नहीं बचता है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ प्रकृति में आते हैं, प्रकृति अपने सिस्टम के द्वारा उसे अवशोषित कर लेता है और शुद्धिकरण की क्षमता इसे ही हम
कहते हैं। ये भी एक सीमा में ये शुद्धिकरण होता है। यदि यदि इसको बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए या बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए तो प्रकृति द्वारा यह जो क्षमता है यह कम हो जाएगा और उसका जो दुष्परिणाम है वह असंतुलन के रूप में हमें दिखाई देता है जो पूरा इकोसिस्टम में। अब हम देखते हैं संसाधन प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम रिसोर्सेज के। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं वैकल्पिक संसाधनों पर, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और दूसरे अक्षय ऊर्जा, बायोडीजल इत्यादि संसाधनों पर हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि जो अनवीकरणीय संसाधन है जिनके ऊपर हम आज आश्रित हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इसका बहुत अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं हम, यह एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद आगे क्या इसका विचार करना बहुत आवश्यक है, तभी वह संसाधन प्रबंधन बढ़िया तरीके से हो पाएगा। इस तरह से वैकल्पिक संसाधनों का हमें प्रयोग, जैसे बायोडीजल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस पर ही हमें जोर देना चाहिए। और इसके जैसे अभी आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटर और कार वगैरह का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब इसका समय बहुत ही जल्द आने वाला है। दूसरा हम देखते हैं जो संसाधन प्रबंधन में वह है संसाधनों का नवीनीकरण या पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग करना। स्टूडेंट, आप चित्र एक में आप देखेंगे कि किस प्रकार से यह जो गाड़ी है यह कचरा को यहाँ डंप कर रहा है डंप यार्ड में, और यहाँ पर जो SLRM सेंटर्स हैं वहाँ पर यहाँ पर वर्कर के द्वारा यहाँ पर छांटा जा रहा है और ये जो कचरा है इसको कार्डबोर्ड अलग कर रहे हैं और यहाँ पर, और फिर इस पर वर्कर देखिए पेपर को अलग कर रहे हैं चौथे चरण में, और पांचवें चरण में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चुंबक लगा हुआ है जिससे कि स्टील को अलग किया जा रहा है, कोई भी लौह धातु इसको अलग कर रही है। फिर छठवें पर हम यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम अलग हो रहा है, और सातवें पर हम देख पा रहे हैं यहाँ प्लास्टिक अलग अलग हो रहा है, और आठवें नंबर पर यहाँ जो कांच के टुकड़े हैं उनको अलग करके इनको फिर से दोबारा प्रयोग किया जा रहा है, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रकार हमें इस प्रकार के संयंत्र लगाना थोड़ा खर्चीला है, लेकिन इसका जो फायदा है ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, और पर्यावरण पर भी कचरे का जो बोझ है वह भी बहुत कम पड़ता है। आगे देखते हैं हम संसाधनों का समुचित प्रयोग करना। संसाधन जो है हमारे पानी का हमें बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जल आज बचाएं और कल के लिए। आप देख पा रहे होंगे जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। तो इस आप चित्र में देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह घर है, घर के ऊपर जो वर्षा का जल गिरता है वह छत के माध्यम से यहाँ पर टंकी में यहाँ पर जमा हो रहा है, और जो टंकी है यहाँ से इस टैंक में जमा होने के बाद इसका फिल्टर का प्रयोग करके इसी जल का प्रयोग बाद में घरेलू कार्य, सिंचाई या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस सिस्टम को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे देश में जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या इस तरह के जो राज्य हैं जहाँ पर पीने के पानी की भारी समस्या है, वहाँ पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्यतः लगाया जाता है, और यही एकमात्र स्रोत है जहाँ पर पीने के पानी की समस्या हल कराता है। और आज तो मध्य प्रदेश और इस तरह के जो दिल्ली जैसे क्षेत्र में वहाँ पर तो आप देखेंगे पीने के पानी की कितनी समस्या है। तो आप कोई भी नया घर बनाते हैं तो इस प्रकार का आपके प्लानिंग में जो घर का प्लान होता है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बगैर आपके घर का नक्शा को वह पास नहीं किया जाएगा। ये अनिवार्यता कर दिया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। तो यह इसलिए क्योंकि भविष्य में जल का काफ़ी संकट आने वाला है, और न केवल जल का बल्कि यदि जंगल वन कम हो रहे हैं अत्यधिक शहरीकरण के कारण और प्रदूषण के कारण, तो और जंगली जानवर देखो शहरों में आ जा रहे हैं, बंदर, भालू आप देखिए शहरों में आ जा रहे हैं, हाथी किस तरह से आ जा रहे हैं रिहायशी। ये परिणाम है कि संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं हो रहा है, और वो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं बल्कि हम उनके घरों पर जा कर के उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं, तो वह न चाहते हुए भी शहरों में प्रवेश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा जो पाठ है यह समाप्त हुआ। यह आपके सामने गृह कार्य है।
छोटे छोटे 5 प्रश्न हैं और इन पांचों प्रश्नों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर इसके उत्तर आप मुझे भेज सकते हैं। आपको आपका जो उत्तर है उसको जांच करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगला जो चैप्टर है बहुत ही जल्द मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।